नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं राहुल जलान और स्वागत है आप लोगों का मेरे इस नए वीडियो लेक्चर में। बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोगों को किस चीज के बारे में जानना है, तो आज के लेक्चर में हम लोग ग्रुप 17 यानी कि हैलोजन फैमिली के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के बारे में जानेंगे। बच्चों, हम लोगों का ग्रुप 17 कंप्लीट हो चुका है। ग्रुप 17 से संबंधित जितने भी कॉन्सेप्ट थे, जितने भी थियोरेटिकल पार्ट थे, उन सारे बातों को हम लोगों ने ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में देखा और आज के लेक्चर में हम लोगों को देखना है किस चीज के बारे में, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यानी कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन किस चीज का, तो ग्रुप 17 यानी कि हैलोजन फैमिली का। ओके, और ये वीडियो बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इवन पिछले वीडियो से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला वीडियो देखना। क्यों? क्योंकि जब क्वेश्चन करा जाता है बच्चों, तो क्वेश्चन हमेशा बोरिंग ही होता है, इस बात को जानो। लेकिन बोरिंग होता है तो बच्चे इस चीज से जैसे भागे, तो बस उन लोगों का जो भी कैरियर तो खराब नहीं होगा, यानी कि ये टॉपिक तो जरूर से खराब होने जा रहा है। ठीक है ना। एक बार एक स्टूडेंट ने मेरे पास आकर पूछा, सवाल करा कि सर जरूरी क्या है, क्वेश्चन बनाना या फिर थ्योरी? तो सर यानी कि मैंने जवाब दिया कि बच्चा थ्योरी क्या होता है ना, थ्योरी सीखने के लिए जरूरी है, ये सीढ़ी है थ्योरी, जो कि आप लोगों को यहां तक पहुंचना जरूरी है। और मेन किस चीज के लिए पहुंचना है, ये सीढ़ी जो हम लोगों ने तय करा, ये किस चीज के लिए? क्वेश्चन बनाने के लिए ही तो। क्योंकि एग्जाम में वो थ्योरी व्यूरी जो है वो आप लोगों को शुरू से लेकर लास्ट तक नहीं बोलेगा कि हैलोजन फैमिली जो है उसका पूरा कॉपी में जो जो लिखा था उसे छाप कर दिखाओ। वहां पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब सवाल होता है क्वेश्चन कौन सा? तो उसी स्टूडेंट ने मेरे से पूछा था, सर थ्योरी व्यूरी छोड़िए, जब आप बोल रहे हैं क्वेश्चन जरूरी है तो मुझे 1000 क्वेश्चन का एक सेट दे दीजिए, और ये ऐसा 1000 क्वेश्चन का सेट होना चाहिए कि उसी 1000 क्वेश्चन में से 25-30 क्वेश्चन मेरे से बन जाए। नीट में या आईआईटी में जो एग्जाम में आ रहा है, तो वो 25-30 क्वेश्चन उसी 1000 में बन जाए। तो बताओ बच्चों, अगर मेरे पास 1000 क्वेश्चन का ऐसा कोई सेट होता, तो मैं करोड़ों में उसी 1000 क्वेश्चन के सेट को बेच देता और बोलता कि अरे भैया ये 1000 क्वेश्चन बना और 25-30 क्वेश्चन उसी में से आ रहा है। जो कि ऐसा मैं क्या, कोई भी दुनिया का टीचर नहीं बोल सकता है कि इस 1000 क्वेश्चन या 500 क्वेश्चन या 5000 क्वेश्चन बना लो, उसमें से कौन सा क्वेश्चन आने जा रहा है। तो होता क्या है ना कि थ्योरी का अपना इंपॉर्टेंस है, और वो इंपॉर्टेंस ये है कि आपको इस ऊंचाई तक पहुंचने के लिए, इस ऊंचाई को तय करने के लिए वो थ्योरी सीढ़ी का काम करता है, और सीढ़ी नहीं रहेगा तो आप यहां तक पहुंचोगे कैसे? अब जब आप यहां तक पहुंच गए हो, और मान लो आप लोग वहां तक पहुंच गए, भगवान के पास पहुंच गए, और उन लोगों से वरदान ही नहीं मांगे, तो वो बस वही बात हो जाएगा कि थ्योरी आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा और वरदान के रूप में क्वेश्चन बनाया ही नहीं, तो बस वहीं पर आप लोगों का डिमोशन चालू हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये जो इतना ज्ञानवर्धक बातें मैंने आप लोगों को बताई, ये ज्ञानवर्धक बातें सिर्फ इसलिए कि अगले 1 घंटे में जो 40-50 क्वेश्चन हम यहाँ पर बनाने जा रहे हैं, उस 40-50 क्वेश्चन को हम यहाँ पर बहुत ही डिक्टेटिव मैनर में बताएंगे। डिक्टेटिव मैनर कहने का मतलब, हो सकता है कि उस क्वेश्चन को देखने के बाद आप लोगों को लगे कि भैया ये क्वेश्चन तो मैं जानता ही हूं, लेकिन मैं उस क्वेश्चन से संबंधित उन सारे बेसिक टर्म्स को बताऊंगा जो कि हो सकता है आप लोगों को बोर भी करे, लेकिन फिर भी मैं इसलिए बताऊंगा कि हो सकता है कि उन बातों में से, उन बेसिक बातों में आप लोगों को 1-2% नहीं आता। अगर वही 1-2% अगर आप लोग सीख लेते हो बच्चों, तो आप लोग परफेक्ट हो जाते हो। 95 से 100 या 98 से 100। क्या आप लोग 100 यानी कि परफेक्ट नहीं बनना चाहते हो? बिल्कुल बनना चाहते होगे। तो इस वजह से आप लोगों को करना क्या है, ये बोरिंग चैप्टर यानी कि क्वेश्चन से भरा पड़ा लेक्चर आप लोगों को पूरे होशो हवास और दिलो दिमाग के साथ देखना है। ओके स्टूडेंट, अब हम लोग क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 3-3, 4-4 क्वेश्चन का सेट लेकर करते हैं, और ये सारा क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग एक एक करके देखना। ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई फ्लोरीन डज नॉट शो वेरिएबल वैलेंसी व्हाइल अदर हैलोजेंस एक्जिबिट वेरिएबल वैलेंसी? तो देखो इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर ये होता है कि फ्लोरीन के पास नो वैकेंट ऑर्बिटल, ठीक है ना, नो वैकेंट डी ऑर्बिटल, और बाकी हैलोजन जो होते थे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन तीनों के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होता था, और उसी वैकेंट डी ऑर्बिटल के वजह से ये अपने वैलेंसी को एक्सपेंड कर सकते थे। इसी वजह से ये अपने वैलेंसी को एक्सपेंड कर सकते थे। कौन? क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। लेकिन फ्लोरीन में वैलेंसी एक्सपेंड करने के लिए जो वैकेंट डी ऑर्बिटल की जरूरत होती थी, वो वैकेंट डी ऑर्बिटल है ही नहीं फ्लोरीन में। इस वजह से फ्लोरीन जो है बच्चों, वो अपना वैलेंसी एक्सपेंड कर सकता है क्या? नहीं कर सकता है। इसलिए वो वेरिएबल वैलेंसी भी शो नहीं करता था, और उसका वैलेंसी जो होता था वो कितने के बराबर होता था बच्चों? 1 के बराबर। ओके, कभी कभी मन में
आता होगा इस क्वेश्चन के आंसर को क्या करें, ये तो वीडियो में रह जा रहा है, उसे कैसे नोट डाउन करें, कुछ नहीं करना है। एक साइंटिफिक टेक्निक है, आप लोग किसी और को नहीं बताना, ये सिर्फ आप लोगों के लिए एक्सक्लूसिव टेक्निक है। और वो टेक्निक ये है कि आप लोग अपने मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लेना, धीरे धीरे बोल रहा हूँ, ठीक है। आप लोग किसी और को नहीं बताना, स्क्रीनशॉट ले लेना, काम खत्म है। उसी समय वीडियो में यहाँ पर मैंने जो भी कुछ लिखा वो आप लोगों को पता चल जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है, फ्लोरीन एटम इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन आयोडीन एटम येट HF हैज लोअर एसिडिक स्ट्रेंथ देन HI। यहाँ पर बोला जाता है कि HF है अपने पास, HCl है, HBr है और HI है। आप लोगों को पता होगा कि ये सब का सब नॉन ऑक्सी एसिड है, यानी कि ऑक्सी एसिड नहीं है, लेकिन एसिड तो है, H प्लस F माइनस, H प्लस Cl माइनस, H प्लस Br माइनस, है ना, और H प्लस और प्लस I माइनस। बोला जाता है कि इन सबों में से एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर हम लोग बात करें तो एसिडिक स्ट्रेंथ जो है वो नीचे बढ़ता है, जबकि होना क्या चाहिए। देखो एक सोच ये भी है कि HF जो है यहाँ पर और HI है यहाँ पर, HF इज लिस्ट एसिडिक और HI इज मोस्ट एसिडिक अमॉन्ग द 4 हैलोजन एसिड्स। लेकिन पूछा जाता है कि फ्लोरीन चूंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो फ्लोरीन जो है बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को सबसे ज्यादा खींचेगा, इस वजह से ये जल्दी टूटना चाहिए H प्लस और F माइनस, क्योंकि बॉन्ड ज्यादा पोलराइज है तो फटाक से टूट के H प्लस और F माइनस टूटना चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू आयोडीन, क्योंकि आयोडीन तो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो वही बोल रहा है कि HF चूंकि ज्यादा फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इवन आयोडीन से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो HF जो है वो ज्यादा एसिडिक होना चाहिए, लेकिन HF तो कम एसिडिक होता है। ऐसा क्यों? तो इस सवाल का जवाब होता है बॉन्ड लेंथ, ठीक है ना, कि यहां पर क्या है HF, HCl, H बिहार और H झारखंड, मतलब HI जो है, इन सबों में बच्चों क्या होता है कि बॉन्ड लेंथ किस साइड बढ़ जाता है बच्चों, HI की तरफ बॉन्ड लेंथ ज्यादा है। और जल्दी बताओ, HI की तरफ बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो लंबा बॉन्ड रहेगा तो वो जल्दी टूटेगा, तो बॉन्ड एनर्जी बच्चों किस चीज का सबसे ज्यादा होगा, HF का, यानी कि HF का बॉन्ड जो है सबसे ज्यादा मजबूत है, तो टूटेगा कौन, इजिली बॉन्ड ब्रेकेज, इजी बॉन्ड ब्रेकेज। तो सबसे जल्दी आराम से बॉन्ड किधर टूटेगा, HI में। स्पेलिंग नहीं देखना, जब हम लिख देते हैं ना तो हमको भी पता चलता है कि हम गलत स्पेलिंग लिखे हैं, लेकिन फिर भी इग्नोर मारते हैं क्योंकि टाइम बर्बाद होगा, ठीक है ना। और हमको पता है मेरा बच्चा सब बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, वो गलत भी लिखेंगे तो उसको वो ऑटो करेक्ट कर लेता है अपने दिमाग से। तो सबसे ज्यादा बॉन्ड टूटेगा किसमें बच्चों, HI में। तो ऑब्वियस सी बात है H प्लस आयन का लिबरेशन, H प्लस आयन लिबरेशन किसमें ज्यादा होगा, जल्दी बॉन्ड टूटेगा तो HI में ज्यादा H प्लस निकलेगा, और जो सबसे ज्यादा H प्लस देगा वही तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, है कि नहीं बच्चों। मेरे ख्याल से आप लोगों ने समझ लिया होगा कि HI सबसे ज्यादा एसिडिक क्यों होता है, लेकिन मैंने शुरू में ही बोला था लेक्चर में, मैं टाइम पास करूंगा और वही टाइम पास दोबारा से करता हूं कि ये HF है, ये छोटा बॉन्ड है, और ये HI ये बड़ा बॉन्ड है। दिखा, HI का बॉन्ड बड़ा क्यों, क्योंकि फ्लोरीन छोटा एटम है, आयोडीन बड़ा एटम है, तो बॉन्ड जितना छोटा होता है ना उसको तोड़ना कठिन होता है, बॉन्ड जितना बड़ा होता है उसको आराम से टूट सकता है। ऑब्वियस सी बात है, ये जब बॉन्ड आराम से टूटेगा तो H प्लस जो है ज्यादा निकलेगा, और जैसे H प्लस ज्यादा निकलेगा तो ऑब्वियस सी बात है एसिडिक स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगा, कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब आ जाते हैं हम लोग किस क्वेश्चन पर, तो क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है बच्चों, एक्सप्लेन व्हाई ClF3 एग्जिस्ट व्हाइल FCl3 डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर सी बात है, यहां पर देखो ClF3 है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। क्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 में 2 लोन पेयर रहता है ये, और 3 फ्लोरीन जो होता है इस तरह से बॉन्ड बनाया हुआ रहता है। एक्चुअली इसका शेप जो होता है वो कैसा शेप होता है बच्चों, टी शेप्ड होता है, वो हम लोग देख लेते हैं। और FCl3 जो है यहाँ पर भी अगर ऐसा होता तो ये भी इसी तरह का स्ट्रक्चर बनाता है ना, लेकिन होता क्या है, FCl3 एग्जिस्ट नहीं करता है, FCl3 होता ही नहीं है, ये होता है। ऐसा इस वजह से क्योंकि यहाँ पर देखो क्लोरीन की वैलेंसी कितनी है बताओ, यहाँ पर दिख रहा होगा 3 बॉन्ड क्लोरीन ने बना रखा है, तो वैलेंसी जो है वो कितना है 3। लेकिन यहाँ FCl3 में फ्लोरीन की भी वैलेंसी अगर आप लोग गौर करोगे तो कितनी वैलेंसी है बच्चों, यहाँ पर भी वैलेंसी अगर आप लोग देखो तो वो 3 के बराबर है ना। लेकिन अभी कुछ देर पहले यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने देखा था कि फ्लोरीन के पास नो वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है कि नहीं होता है बच्चों, नहीं होता है फ्लोरीन में वैकेंट डी ऑर्बिटल। और चूंकि फ्लोरीन में वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है इसलिए अपने वैलेंसी को एक्सपेंड कर सकता है, क्या वैलेंसी एक्सपेंशन
कन्फिग्रेशन इसमें नहीं होता, यानी कि ये अपना मैक्सिमम वैलेंसी कितना रख सकता है बच्चों, ये अपना मैक्सिमम वैलेंसी 1 के ही आसपास 1 के ही बराबर रख सकता है, 1 से ज्यादा ये वैलेंसी बढ़ा ही नहीं सकता है। इस वजह से चूंकि इस कंपाउंड को बनाने के लिए फ्लोरीन की वैलेंसी 3 होनी पड़ेगी, तो फ्लोरीन ऐसा कर नहीं सकता है, इस वजह से ऐसा कंपाउंड नहीं होता है ना बच्चों। और उस चीज को अगर यहाँ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से मैं आप लोगों को समझाऊं, क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को अगर आप लोग ध्यान से देख रहे हो तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। तो 17 जो इसका एटॉमिक नंबर है, उस आधार पर अगर आप लोग ध्यान से देखो तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, नियॉन, नियॉन में 10 हो गया बच्चों, उसके बाद 3s2 3p5 है ना, और साथ में लेकिन यहाँ पर 3d0 भी होता है, ध्यान से देखना, 3s2 में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p5 में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों, 1 2 3 4 5 और 3d0। तो इस परिस्थिति में अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो इसमें एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो सॉरी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के अनुसार अगर इसकी वैलेंसी देखें तो वो कितने के बराबर हो जाएगी बच्चों, 1 के बराबर है ना। लेकिन अगर इसी क्लोरीन का एक्साइटेड स्टेट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग ध्यान से देखें तो एक्साइटेड स्टेट में क्या करेंगे ना कि यही एक इलेक्ट्रॉन को जंप करा देंगे हायर एनर्जी लेवल में, तो नियॉन हो जाएगा, 3s2 होगा जहां पर 2 इलेक्ट्रॉन हम लोगों को दिखेगा, लेकिन 3p4 हो जाएगा, क्यों, क्योंकि यहां पर से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके इस एनर्जी लेवल में आ गया और 3d1 हो जाएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखो 1 2 3 4, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, तो अभी इस परिस्थिति में आप लोग अगर ध्यान से देखते हो तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं वो 3 आप लोगों को नजर आ रहा होगा, कौन कौन सा, तो 1 2 और ये 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के अनुसार जो है यहाँ पर वैलेंसी जो है आप लोगों को कितना देखने को मिलेगा, 3। तो इस परिस्थिति में यानी कि इस एक्साइटेड स्टेट में दरअसल क्लोरीन जो है वो क्या बनाता है बच्चों, ClF3। लेकिन फ्लोरीन के केस में क्या होता है कि फ्लोरीन में ऐसा वैकेंट डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है, और चूंकि फ्लोरीन में ये वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है तो बताओ तो इलेक्ट्रॉन का जंपिंग हो पाएगा नहीं, तो उस परिस्थिति में वो फ्लोरीन जो है ग्राउंड स्टेट में ही बॉन्ड वगैरह बनाएगा, और ग्राउंड स्टेट में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है बच्चों, तो 1। तो इस वजह से फ्लोरीन जो होता है वो सिंगल वैलेंसी शो करता है, इस वजह से फ्लोरीन जो है वो ClF3 यानी कि FCl3 नहीं बनाएगा, लेकिन क्लोरीन ClF3 बनाएगा। ठीक है ना बच्चों। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि OF2 शुड बी कॉल्ड ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड एंड नॉट फ्लोरीन ऑक्साइड, वाई। तो ये इस क्वेश्चन का जवाब तो हम लोग पहले से भी जानते हैं, आप लोग ध्यान से देखो OF2 को, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट +2 और फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है। तो बच्चों किसी भी कंपाउंड के नाम में जो हम लोग सफिक्स आइड यूज करते हैं वो हमेशा एनायन के नाम में यूज करते हैं। तो यहाँ पर OF2 में चूंकि फ्लोरीन जो है वो एनायन है यानी कि निगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है, लेकिन ऑक्सीजन चूंकि पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ऑक्सीजन अगर नेगेटिव रहता तब तो हम लोग ऑक्साइड यूज करते हैं, लेकिन यहाँ चूंकि ऑक्सीजन पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में, इस वजह से हम लोग यहाँ पर ऑक्साइड यूज नहीं कर सकते हैं। फ्लोरीन चूंकि नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में है बच्चों, इस वजह से हम लोग यहाँ पर क्या इस्तेमाल करते हैं, फ्लोराइड, यानी कि OF2 को हम लोग ऑक्साइड नहीं बोल सकते हैं, OF2 को हम लोग क्या नाम देते हैं, ऑक्साइड नहीं बोल सकते हैं, OF2 को हम लोग ऑक्सीजन डाइफ्लोराइड बोलते हैं, है ना बच्चों। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि आयोडीन इज मोर सॉल्युबल इन KI देन इन वाटर, व्हाई। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या होता है बच्चों, आयोडीन जो है ये पोलर है कि नॉन पोलर है, तो आप लोगों को साफ नजर आ रहा होगा ये नॉन पोलर कंपाउंड है, ठीक है ना। I2 में क्या है, I और I, तो यहाँ पर पोलरिटी का तो कोई चांस नहीं बनता है। और वाटर जो है बच्चों वो कैसा है, वाटर जो है दैट इज एक्चुअली पोलर सॉल्वेंट। तो यहां पर हम लोग जानते हैं क्या चीज, सेम डिजॉल्व सेम का कॉन्सेप्ट होता है, सेम डिजॉल्व सेम, जिसको कि कभी कभी आप लोग जानते होंगे लाइक डिजॉल्व लाइक के नाम से 9-10 से हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं। सॉलिबिलिटी के लिए ये टर्म इस्तेमाल होता है कि सेम डिजॉल्व सेम या फिर लाइक डिजॉल्व लाइक का मतलब क्या होता है कि पोलर कंपाउंड जो है पोलर सॉल्वेंट में ही घुलेगा और नॉन पोलर में। चूंकि आयोडीन जो है ये नॉन पोलर है और वाटर पोलर है, तो ऑब्वियस सा बात है कि आयोडीन जो है वाटर में घुलेगा कि नहीं घुलेगा, नहीं घुलेगा, यानी कि आयोडीन जो होता है वाटर में लगभग नहीं के बराबर घुलता है। लेकिन आयोडीन इज मोर सॉल्युबल इन KI, कैसे,
तो होता क्या है ना कि जब हम लोग आयोडीन को क्या चीज के साथ ट्रीट करते हैं, Ki के साथ। Ki कहने का मतलब क्या हुआ? Ki कहने का मतलब I माइनस के साथ, क्योंकि Ki जो टूटेगा वो K प्लस और I माइनस में टूटेगा, है ना। तो आयोडीन को, सॉरी यहाँ पर I2 था तो उसे दोबारा लिखते हैं। आयोडीन को Ki मतलब क्या, I माइनस के साथ अगर आप लोग ट्रीट करोगे तो ये एक्चुअली बना लेता है I3 माइनस, यानी कि I2 को जैसे आप लोग Ki के साथ ट्रीट करोगे तो ये Ki3 बना लेता है। तो अब ये Ki3 बोलो कि खुद ही आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया ना, तो अब ये आयन जो है आयनिक सॉल्वेंट में आराम से घुलेगा कि नहीं घुलेगा? बिल्कुल घुलेगा। और आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज की बातें मैं यहाँ पर बता दूं कि I3 माइनस का स्ट्रक्चर अगर आप लोगों से पूछा जाए तो I3 माइनस का स्ट्रक्चर आप लोग याद कर लो, एक बार रिवीजन भी कर लेते हैं। आयोडीन में कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और माइनस चार्ज मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और आ गया तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बच्चों? 8। और बाकी के 2 आयोडीन जो है इस तरह से शेयरिंग करेगा 2 इलेक्ट्रॉन का। आप लोग ध्यान से देखना कि बाकी का आयोडीन इस तरह से शेयरिंग करा, और इस शेयरिंग के वजह से अब बताओ तो इस सेंट्रल एटम आयोडीन पर कुल मिलाकर कितने बॉन्ड पेयर और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है? ध्यान से देखो, 1 2 3 बॉन्ड पेयर और 2 लोन पेयर, सॉरी 2 बॉन्ड पेयर है। बॉन्ड पेयर कितना है बच्चों? 2, और ये जो मैंने घेर रखा है ये क्या चीज है? लोन पेयर। लोन पेयर 3, तो कुल मिलाकर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 5। 5 के अनुसार हाइब्रिडाइजेशन तो हम लोगों को पता चल गया sp3d, और शेप जो होना चाहिए स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा? ट्रायंगुलर बाय पिरामिडल, ऐसा होना चाहिए था। ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल कहने का मतलब सेंट्रल एटम आयोडीन रहेगा और उसके 3 एक प्लेन में होता और बाकी का 2 एक प्लेन में। लेकिन ये तब ना जब पांचों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक जैसा होता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आयोडीन में 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन चूंकि एक जैसा है तो 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग यहाँ पर दर्शा देते हैं, और बाकी का जो 2 बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो एक ऊपर और एक नीचे। तो इस तरह से गौर करोगे तो I3 माइनस का शेप जो है वो कैसा हो जाएगा बच्चों? वो हो जाएगा लीनियर। और बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा बच्चों? तो बॉन्ड एंगल जो है वो तब्दील होकर 180 डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना बच्चों। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले इसे हम मिटा लेते हैं इस तरह से सेलेक्ट करके। अगले क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ फ्लोरीन इज लेस देन दैट ऑफ क्लोरीन, येट ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ फ्लोरीन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ क्लोरीन। तो इस क्वेश्चन का जवाब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की अगर हम लोग बात करें तो आप लोगों को याद होगा बच्चों, क्लोरीन से ज्यादा, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सिर्फ ग्रुप 17 में नहीं बल्कि कि पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा होता था, है ना। तो ये जो है क्या चीज का ऑर्डर है बच्चों? ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर है। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा क्लोरीन का होता है, लेकिन क्या देखा जाता है कि फ्लोरीन सबसे तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऐसा क्यों? तो जवाब दोगे कि ऑक्सीडाइजिंग पावर नॉट ओनली डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बट ऑल्सो अपॉन हाइड्रेशन एनर्जी एंड बॉन्ड एनर्जी, ठीक है ना। और इन तीनों एनर्जी का जो समेशन होता है वो सबसे लो होता है, यानी कि मोस्ट निगेटिव आप लोग बोल सकते हो। ये सबसे ज्यादा निगेटिव होता है किसके लिए? फ्लोरीन के लिए। इसी वजह से फ्लोरीन जो है वो सबसे तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो इसको लाइन में कैसे लिखोगे बच्चों? तो लाइन में लिखोगे कि ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ एनी एलिमेंट नॉट ओनली डिपेंड्स upon electron gain enthalpy but also upon hydration energy and bond dissociation energy. Since the sum of all these 3 kind of energies is most negative for fluorine, so that fluorine is the strongest ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है ना। इसीलिए फ्लोरीन जो है ये सबसे तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, सही है ना। तो यहाँ पर इसी को स्टेप वाइज अगर हम लोग लिखकर समझाने की कोशिश करें तो स्टेप 1 में क्या होता है कि सबसे पहले फ्लोरीन जो है ये टूट जाता है क्या चीज में? ट्वाइस ऑफ एफ में। तो इस दौरान जितना एनर्जी लगेगा बच्चों, तो इस एनर्जी को डेल एच डिसोसिएशन बोलते हैं, जो कि क्या होता है, इसको अगर डी से हम लोग रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पर सम अमाउंट ऑफ एनर्जी खर्च होगा, तो इसको हम लोग प्लस साइन से दर्शाते हैं, ठीक है ना। लेकिन चूंकि यहाँ पर हम लोगों को एक ही फ्लोरीन की जरूरत है तो इसलिए यहाँ पर से 2 को हम लोग डिसमिस कर देते हैं। तो वो 2 को डिसमिस करने का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर हाफ से मल्टीप्लाई करना होगा। तो चूंकि हाफ से चूंकि पूरे रिएक्शन में मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर d/2 हो जाएगा, ठीक है ना। अब स्टेप 2 में आप लोग बच्चों ध्यान से देखो कि ये जो फ्लोरीन गैस है ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा और एक इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बन जाएगा? F- गैस। तो इस
दौरान जो एनर्जी रिलीज होगा उसे हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, जिसको कि माइनस साइन से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और स्टेप 3 में क्या होगा बच्चों, स्टेप 3 में ये F माइनस गैस जो है ये अब पानी में हाइड्रोलाइज होगा एक्वस में, तो क्या बन जाएगा F माइनस एक्वस। तो इस दौरान जो एनर्जी का लेना देना होगा दैट इज हाइड्रेशन एनर्जी, इसको माइनस H से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इन तीनों को जोड़ोगे तो आप लोग क्या गौर करोगे, ये ये F कट गया, ये इलेक्ट्रॉन कट गया, सॉरी इलेक्ट्रॉन नहीं कटा है, ये F माइनस कट गया। तो नेट रिजल्टेंट यहाँ पर रिएक्शन क्या होगा, हाफ F2 प्लस इलेक्ट्रॉन से आप लोग गौर करोगे F माइनस एक्वस, यहाँ F2 गैस है। तो इस दौरान जो एनर्जी लगा तो डेल एच ऑक्सीडेशन, सॉरी ये डेल एच रिडक्शन है, ये कितना होगा प्लस D/2 माइनस EA माइनस H। और ये वैल्यू जो है ना सबसे ज्यादा निगेटिव होता है, दिस वैल्यू इज मोस्ट निगेटिव फॉर किसके लिए, फ्लोरीन के लिए। इसी वजह से फ्लोरीन जो है ये सबसे तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। अब बच्चों अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है व्हाई हैलोजेंस आर हाईली रिएक्टिव, हैलोजन जो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, ऐसा क्यों। तो इस क्वेश्चन का जवाब तो काफी आसान है, आप लोग ध्यान से देखो। हैलोजन जो है इसमें क्या होता है, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में एक इलेक्ट्रॉन का कमी होता है। हैलोजन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का कमी। इस वजह से ये सब का सब एक इलेक्ट्रॉन लेकर नोबल गैस कन्फिग्रेशन एक्वायर करना चाहेगा कि नहीं करना चाहेगा। जैसे कि आप लोग फ्लोरीन को देखो, फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है 2,7, ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या बन जाएगा F माइनस यानी कि 2,8, तो नोबल गैस कन्फिग्रेशन एक्वायर किया। क्लोरीन का अगर हम लोग बात करें तो 2,8,7, ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो F माइनस बनेगा और क्या बन जाएगा 2,8,8, सही है ना। तो यहाँ पर आप लोग क्या गौर कर रहे हो बच्चों, यहाँ पर गौर कर रहे होगे कि F माइनस, Cl माइनस, Br माइनस वगैरह जो बनेगा ये सब क्या होगा, नोबल गैस कन्फिग्रेशन एक्वायर करके हाईली स्टेबल सब्सटेंस बनेगा। तो दुनिया में हर एक चीज मोर स्टेबल बनना चाहता है, मोर स्टेबल बनना चाहता है। इस वजह से जितना भी हैलोजन होगा ये सब का सब हाईली रिएक्टिव होगा, क्योंकि ये आराम से एक इलेक्ट्रॉन लेकर नोबल गैस कन्फिग्रेशन एक्वायर कर सकता है, इस वजह से। तो जवाब क्या दोगे, चूंकि हैलोजन में एक इलेक्ट्रॉन का कमी होता है फ्रॉम द नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन, इस वजह से ये सब का सब एक इलेक्ट्रॉन लेकर नोबल गैस कन्फिग्रेशन एक्वायर करना चाहता है, इस वजह से हैलोजन जो होता है वो हाईली रिएक्टिव होता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, कंसीडरिंग द पैरामीटर्स सच एज बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, हाइड्रेशन एनर्जी, कंपेयर द ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ फ्लोरीन एंड क्लोरीन। इस क्वेश्चन को स्किप कर रहे हैं, यहाँ पर यही बोल रहा है कि फ्लोरीन और क्लोरीन के ऑक्सीडाइजिंग पावर को कंपेयर करो, किस आधार पर, तो 3 एनर्जी के आधार पर। वो 3 एनर्जी क्या है बच्चों, ये बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और हाइड्रेशन एनर्जी के आधार पर। तो क्या करोगे, वहां पर भी यही काम करोगे कि यहाँ से फ्लोरीन के जगह आप लोग X2 ले लेना, X2 हो जाएगा जनरल टर्म किसके लिए, फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों के लिए। और क्या लास्ट में लिखोगे, सिंस द वैल्यू ऑफ डेल एच रिडक्शन इज मोस्ट नेगेटिव फॉर फ्लोरीन, दैट्स व्हाई फ्लोरीन इज कंपैरेटिवली हायर या स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, फ्लोरीन और क्लोरीन के ऑक्सीडाइजिंग पावर का कंपैरिजन पूछ रहा है, तो क्लियर सा बात है कि ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो किसका ज्यादा होगा बच्चों, फ्लोरीन का ज्यादा होगा, है ना। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि गिव 2 एग्जांपल्स टू शो एनोमलस बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन, कि 2 एग्जांपल से दर्शाना है कि फ्लोरीन का एनोमलस बिहेवियर क्या क्या होता है। तो सबसे पहला एनोमलस बिहेवियर तो ये होता है बच्चों कि वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होने के वजह से, वैकेंट डी ऑर्बिटल के अब्सेंस के वजह से, अब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल के वजह से फ्लोरीन जो होता है वो अपना वैलेंसी जो है वो मैक्सिमम कितना तक ले जाता है 1, लेकिन बाकी सारा जो हैलोजन है वो अपना वैलेंसी कहां तक ले आ सकता है बच्चों, 7 तक। देख रहे होगे IF7 में, है ना। क्यों, क्योंकि उन सबों में वैकेंट डी ऑर्बिटल होता है, फ्लोरीन में वैकेंट डी ऑर्बिटल की कमी की वजह से वो अपना मैक्सिमम वैलेंसी 1 शो कर सकता है। और दूसरा कि फ्लोरीन जो होता है अपने कंपाउंड में फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, यानी कि -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा, लेकिन बाकी सारा हैलोजन जो होता है +1, +3, +5, +7 यानी कि -1 के अलावा और भी कई तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट में कंपाउंड बना सकता है ना बच्चों। अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। इस वाले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि अमॉन्ग हैलोजेंस, के हैलोजन में व्हिच एलिमेंट इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो याद रखना बच्चों कि हैलोजन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, फ्लोरीन। व्हिच हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो याद रखना क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो है वो सबसे ज्यादा होती है।
विच हैज लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट उसका सबसे कम होगा बच्चों जिसका सरफेस एरिया सबसे कम यानी कि वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसमें कम होगा। तो इस क्वेश्चन का जवाब हो जाएगा F2, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है विच अमॉन्ग द हाइड्राइड्स ऑफ हैलोजन, हैलोजन का हाइड्राइड क्या क्या होता है एक बार देख लेते हैं, HF, HCl, HBr, HI। तो बताओ तो ये वाला कॉपी के किस हिस्से में मिलेगा, हाइड्राइड ऑफ हैलोजन, वहां पर आप लोगों को मिल जाएगा। तो इसमें क्या लिख रहा है कि विच इज मोस्ट स्टेबल, कि इन सबों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा। वाजिब है कि जिसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज्यादा होगा। तो HF का बॉन्ड लेंथ चूंकि सबसे कम है तो ये सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी रखता है, इस वजह से सबसे ज्यादा स्टेबल बोला जाएगा। तो बच्चों कौन सा होगा, हाइड्रोजन फ्लोराइड। विच इज मोस्ट एसिडिक, बोला इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा। तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए कि HI का बॉन्ड लेंथ चूंकि सबसे ज्यादा होता है, तो सबसे बॉन्ड लेंथ ज्यादा होने से ये बॉन्ड कमजोर, ज्यादा टूटेगा तो ज्यादा H प्लस देगा, और ज्यादा H प्लस देगा तो ये सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, यानी कि सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा, HI। विच हैज लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट, तो बॉइलिंग पॉइंट के ऑर्डर में क्या होता है कि HF का बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्शनली हाई होता है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, फिर HCl का कम होता है, और उसके बाद HBr और HI का लार्जर सरफेस एरिया होने के वजह से वंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, इस वजह से HI का तक बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। यानी कि सबसे कम का अगर सवाल पूछा जाए तो वो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा बच्चों, HCl का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। अगला क्वेश्चन है कि विच हैलोजन कैन नॉट शो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +1, सीधी सी बात है कि अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने जाना कि फ्लोरीन जो होता है वो फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, क्या चीज, -1। तो फ्लोरीन का चूंकि फिक्स्ड ऑक्सीडेशन स्टेट होता है -1, तो -1 के अलावा और किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में रह ही नहीं सकता है। और इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि कौन सा ऐसा हैलोजन है जो कि +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर सकता है, तो फ्लोरीन। तो इसका जवाब होगा फ्लोरीन, क्योंकि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है वो +1 में रहता है, ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बच्चों इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि हैलोजेंस हैव मैक्सिमम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। क्यों होता है इसका सबसे ज्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, क्योंकि हैलोजन जो है उसमें नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से एक इलेक्ट्रॉन का कमी होता है, तो ये सारा का सारा हैलोजन एक इलेक्ट्रॉन लेकर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर करना चाहता है। तो चूंकि इन सबों में इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है, इस वजह से इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बहुत ज्यादा नेगेटिव होती है इन रेस्पेक्टिव पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। वाई, तो क्लियर हो ही गया इसका जवाब कि हैलोजन का साइज, चूंकि कोई भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे ना तो साइज सबसे छोटा है, साइज सबसे छोटा है तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज्यादा करीब, और दूसरा इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में एक इलेक्ट्रॉन का कमी होता है नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन से। तो दोनों वजह से हैलोजन का क्या होता है, इलेक्ट्रॉन लेने का टेंडेंसी बहुत ज्यादा, इस वजह से उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बहुत ज्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है बच्चों, ऑल्दो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ फ्लोरीन इज लेस नेगेटिव एज कंपेयर टू क्लोरीन, हाउएवर फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन क्लोरीन। तो जवाब वही है जो अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने करा था। उस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या करा था कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है बच्चों, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सिर्फ हाइड्रेशन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जो होता है, ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है नॉट ऑफ एनी एलिमेंट नॉट ओनली डिपेंड्स अपॉन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बट आल्सो अपॉन हाइड्रेशन एनर्जी एंड बॉन्ड एनर्जी। सिंस द सम ऑफ ऑल दिस थ्री काइंड ऑफ एनर्जी इज मोस्ट नेगेटिव फॉर फ्लोरीन, दैट्स व्हाई फ्लोरीन इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वही यहाँ पर हम लोगों ने इक्वेशन के टर्म में भी लिखा था कि फ्लोरीन चूंकि सबसे पहले टूटेगा, अब जाके टूटने के बाद एक इलेक्ट्रॉन लेगा और तब ये हाइड्रोलाइज होगा। तो यहाँ पर तीन तरह के एनर्जी का लेना देना होता है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी और हाइड्रेशन एनर्जी। और इन तीनों एनर्जी का जो सम होता है ये सबसे ज्यादा नेगेटिव किसके लिए होता है बच्चों, फ्लोरीन के लिए। दैट्स व्हाई फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इवन हायर देन क्लोरीन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है फ्लोरीन एग्जिबिट -1 ऑक्सीडेशन स्टेट whereas अदर हैलोजन एग्जिबिट +1 +3 +5 एंड +7 ऑक्सीडेशन स्टेट। वही इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला बात होगा कि फ्लोरीन में चूंकि वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होता है, फ्लोरीन में नो वैकेंट डी ऑर्बिटल, इस वजह से फ्लोरीन जो है अपना वैलेंसी एक्सपेंड कर सकता है कि बच्चों नहीं कर सकता है, नहीं, वो जो है फ्लोरीन अपना वैलेंसी एक्सपेंड नहीं कर सकता है। तो इस वजह से फ्लोरीन सिर्फ और सिर्फ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा। और साथ ही साथ फ्लोरीन जो है पीरियोडिक टेबल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो दूसरा एलिमेंट इससे जिससे ये अटैच होगा वो इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो हमेशा पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा। लेकिन फ्लोरीन जो है बच्चों वो हमेशा किस ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा, नेगेटिव। इस वजह से फ्लोरीन हमेशा -1 में रहता है और वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होने से वो +1 +3 +5 और +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ सकता है कि नहीं आ सकता है, नहीं आ सकता है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है गिव द रीजन फॉर ब्लीचिंग
ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन, कि क्लोरीन के ब्लीचिंग एक्शन का वजह क्या होता है। तो ये तो हम लोग जानते ही हैं कि क्लोरीन जो होता है बच्चों वाटर के साथ ट्वाइस HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है। ये क्या है बच्चों, नेसेंट ऑक्सीजन। और यही नेसेंट ऑक्सीजन क्या करता है कि कलरिंग मैटर जो है, कलरिंग मैटर, उसको जब तुम लोग नेसेंट ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करोगे तो वो डिकलराइज्ड मैटर में तब्दील हो जाता है। और यही चूंकि क्लोरीन एक्वस सॉल्यूशन में नेसेंट ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, यही वजह होता है कि क्लोरीन जो होता है ब्लीचिंग एक्शन शो करता है। ये भी याद रखना, चूंकि ये ब्लीच ऑक्सीडाइज करके करता है, इस वजह से ये परमानेंट ब्लीचर के तरह काम करेगा। ठीक है ना, ये परमानेंट ब्लीच हो रहा है यहाँ पर, यानी कि इस वाले जो कलर उड़ गया वो उड़ गया परमानेंटली, उसे दोबारा हम लोग रीअपियर करवा सकते हैं कि नहीं करवा सकते हैं, नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेम 2 पॉइजनस गैसेस व्हिच कैन प्रिपेयर्ड फ्रॉम क्लोरीन गैस। सिंपल सा है, इसका क्वेश्चन का जवाब क्या होगा। सबसे पहला तो हो जाएगा मस्टर्ड गैस। अगर आप लोगों को फॉर्मूला याद है मस्टर्ड गैस का, तो मस्टर्ड गैस का फॉर्मूला होता था CH2 CH2 Cl S CH2 CH2 Cl। ठीक है ना, ये मस्टर्ड गैस। और दूसरा जो होता था वो है फॉस्जीन गैस। फॉस्जीन गैस का फॉर्मूला क्या होता था बच्चों, COCl2। तो याद रखना, ये फॉस्जीन का फॉर्मूला है, ये मस्टर्ड गैस का फॉर्मूला है। प्रिपरेशन आप लोग कॉपी से देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस, कि इन दोनों रिएक्शन को कंप्लीट करने बोला है। ऐसे CaOH2 प्लस Cl2 दिया हुआ है, लेकिन हायर लेवल के एग्जामिनेशन में आप लोग डायरेक्ट इसे नहीं बना सकते। यहाँ पर अगर लिखा हुआ रहेगा कोल्ड एंड डाइल्यूट, तो जवाब अलग होगा। वहां पर क्या बनेगा बच्चों, वहां पर कोल्ड डाइल्यूट में CaCl2 प्लस CaOCl2 प्लस H2O बनेगा, इस टाइप का चीज बनेगा ना। और ये दोनों आपस में मिक्स होके, ये दोनों आपस में मिक्स होके ट्वाइस ऑफ CaClOCl बनाएगा। और इसी को हम लोग क्या नाम दे देते हैं बच्चों, ब्लीचिंग पाउडर। या फिर कभी कभी आप लोग देख लो CaOH2 अगर स्लेक्ट लाइन के रूप में, मतलब ड्राई रूप में है, तो वो भी ब्लीचिंग पाउडर देगा। और यदि यही CaOH2 ये हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड रहता, तो ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता, CaCl2 प्लस CaOCl होल सॉरी यहाँ पर ClO3, जैसे HClO3 होता था ना, होल 2। ठीक है, तो ये बनाता है। यहाँ पर क्लोरीन था -1 और +1 में, यहाँ पर क्लोरीन -1 और +5 में, है ना बच्चों। दूसरा जो है I2 प्लस Cl2 का रिएक्शन जो है वाटर में, वो क्या होता है, ये बना देता है HiO3 प्लस HCl। याद रखना है HiO3 प्लस HCl। ये रिएक्शन भी हम लोगों ने क्लोरीन वाले चैप्टर में देखा था। अब यहाँ लिखा है गिव द फॉर्मूला ऑफ टीयर गैस। तो टीयर गैस का फॉर्मूला आप लोग जानते हो क्या होता है बच्चों, उसका फॉर्मूला होता है CCl3NO2। याद रख लेना, CCl3NO2। ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला आप लोगों से पूछा जाएगा, तो वो यहाँ पर भी मैंने लिख रखा है। तो CaOCl और फिर ब्रैकेट में Cl, या फिर कभी कभी ब्लीचिंग पाउडर को इस तरह से भी लिखा हो रहता है, यहाँ नीचे लिख देता हूं मैं। ठीक है, ये जो है ब्लीचिंग पाउडर के लिए लिख रहा हूं, तो BLEECHINGPOWDER। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला इस तरह से CaOCl2 लिखा हो रहेगा, लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग होता है CaOCl Cl, क्योंकि यहाँ पर 2 क्लोरीन में, एक क्लोरीन +1 में रहता है और एक क्लोरीन -1। मस्टर्ड गैस था नेक्स्ट में, नेक्स्ट क्वेश्चन था उसी में, मस्टर्ड गैस, उसका फॉर्मूला पूछ रहा है। तो मस्टर्ड गैस का फॉर्मूला तो अभी हम लोगों ने लिखा था, CH2 CH2 Cl, यहाँ S CH2 CH2 Cl। तो लीनियर रिएक्शन, लीनियर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, तो वो हम लोग याद रख सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ क्लोरीन विथ हॉट कंसंट्रेटेड NaOH इन दिस रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, जस्टिफाई। तो सिंपल सा रिएक्शन है, अभी हम लोगों ने देखा कि जब हम लोग क्लोरीन को NaOH के साथ ट्रीट करेंगे, लेकिन कैसा, हॉट एंड कंसंट्रेटेड, हॉट और कंसंट्रेटेड NaOH के साथ ट्रीट करेंगे, तो यहाँ पर बनेगा क्या चीज, NaCl बनेगा, प्लस साथ में NaClO3 बनेगा और साथ में H2O। तो इसे बैलेंस भी करने के लिए बोला जा रहा है। तो बैलेंस बाद में करते हैं, बैलेंसिंग का तरीका भी यहाँ साथ ही साथ हम लोग सीख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है कि नहीं। तो सिंपली ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, जो कि साफ नजर आ रहा है, क्योंकि सेमी स्पीशीज का रिडक्शन भी हो जा रहा है
और सेमी स्पेसीज का बच्चों ऑक्सीडेशन भी हो जा रहा है। रिडक्शन मतलब 0 से -1, ऑक्सीडेशन मतलब 0 से +5। इस तरह से रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो जा रहा है, तो इस वजह से ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। बैलेंस कैसे करते हैं बच्चों इस तरह के रिएक्शन को? तो इस तरह के रिएक्शन को पहले हाफ रिएक्शन में हम लोग कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर Cl2 से Cl- आप लोग ध्यान देना यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर दोनों का लिख देते हैं। तो यहाँ 0 है और यहाँ 2 क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर -2। तेजी से मैं बता रहा हूँ तो आप लोग ध्यान से देखना। तो इसे बैलेंस करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर नेक्स्ट वाले रिएक्शन में अगर आप लोग ध्यान से देखो तो Cl2 से बन जा रहा है ट्वाइस ऑफ ClO3-। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखो तो यहाँ 5 का बदला +10 है ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ 0। तो बैलेंस करने के लिए यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन लिखना होगा। अब दोनों इलेक्ट्रॉन पूरी तरह कट जाए तो इसके लिए इसमें हम लोगों को 5 से मल्टीप्लाई करना है, और इसमें कितने से मल्टीप्लाई करना है बच्चों? 2 से, सॉरी यहाँ पर तो 1 से ही मल्टीप्लाई करने से काम चल जाएगा, क्योंकि क्या करना था, इलेक्ट्रॉन को दोनों जगह बराबर करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसमें 5 से मल्टीप्लाई किए और इसमें 1 से। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिएक्शन आएगा वो रिएक्शन क्या आ जाएगा? इसमें 5 से मल्टीप्लाई किए तो 5Cl2 प्लस 10E से 10Cl-, ठीक है ना। और इसको 1 से मल्टीप्लाई किए तो Cl2 से 2ClO3- प्लस 10E। तो अब आप लोग इलेक्ट्रॉन को कट आउट कर लो। इलेक्ट्रॉन तो पूरी तरह से कट गया। इलेक्ट्रॉन के कटने के बाद अपने को मिला 6Cl2 से 2ClO3- प्लस 10Cl-, ठीक है ना बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर 2 से सब सारे जगह डिवाइड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? 3Cl2 से ClO3- प्लस 5Cl-, सही है। अब NaCl से जहां जहां NaOH था उसको बैलेंस कर देते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोग 3Cl2 है, ध्यान से देखना, और पहले ग्रीन में पूरा लिख देते हैं। तो 3Cl2 से यहाँ पर क्या बन जा रहा है बच्चों? ClO3- और प्लस 5Cl-, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना आप लोग, यहाँ पर क्या करने जा रहा हूं मैं, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर Na+ लगाना होगा और यहाँ पर भी Na+ लगाना होगा। तो ऑब्वियस सी बात है माइनस हट जाएगा, और चूंकि यहाँ पर देखोगे 1 Na है और यहाँ 6 Na है, 5 हो गया और कुल मिला के 6 हो गया। तो 6 NaOH मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, और वाटर कितना हो जाएगा बच्चों? चूंकि 6 हाइड्रोजन है तो यहाँ पर 3H2O। तो इस तरह से बैलेंस हो गया, जिसको फिर फ्रेश मैनर में मैं दोबारा लिख देता हूँ। क्या हो जाएगा? 3Cl2 प्लस 6 NaOH और साथ में NaClO3 प्लस 5 NaCl प्लस 3H2O। तो इस तरह से बैलेंस आप लोग कर सकते हो, और आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आप लोग भी प्लेलिस्ट में एक बार सर्च कर लेना, बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन का एक वीडियो पड़ा हुआ है, तो उसे भी आप लोग देख सकते हो, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? फाइंड द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हैलोजेंस इन द फॉलोइंग कंपाउंड। इन सारे कंपाउंड में हैलोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट पूछा जा रहा है। तो Cl2O में बताओ तो ऑक्सीजन -2 में है, तो उस हिसाब से क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बच्चों? +1, सही है ना। ये वैसे ClO2- है, जो यहाँ पर लिखते हैं ClO2- है। तो बताओ तो यहाँ क्लोरीन का X मान लेते हैं, ऑक्सीजन का -2 2 जा -4 इज इक्वल टू -1। तो इस आधार पर x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? +3, ठीक है। इस तरह KBrO3 है तो यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं, पोटेशियम का हो जाएगा +1, ऑक्सीजन का हो जाएगा -3 दूनी 6। तो बताओ तो इस आधार पर ब्रोमीन का कितना आ जाएगा? +5। NaClO4 में Na का अगर आप लोग +1 रखते हो, क्लोरीन का -2 4 जा -8 होता है। तो बताओ तो यहाँ क्लोरीन का कितना हो जाएगा? +7, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो हाउ डू मेल्टिंग पॉइंट चेंजेस विथ इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर अमॉन्ग द ग्रुप 17 एलिमेंट। खरा मेल्टिंग पॉइंट कैसे कैसे बढ़ेगा? तो बताओ तो ग्रुप 17 एलिमेंट में है अपने पास फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। तो एटॉमिक नंबर किधर बढ़ रहा है? नीचे। तो एटॉमिक नंबर नीचे बढ़ रहा है तो सरफेस एरिया भी बच्चों नीचे बढ़ते चले जा रहा है। तो सरफेस एरिया नीचे बढ़ेगा तो भंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताओ तो बच्चों बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। और जैसे जैसे भंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता चला जाएगा, ठीक है ना। यानी कि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट सीधे नीचे की तरफ बढ़ेगा, यानी कि एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ेगा तो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ता चला जाएगा, है ना बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द बेसिस ऑफ जनरल ट्रेंड व्हाट इज एक्सपेक्टेड फिजिकल स्टेट ऑफ एस्टेटाइन एट रूम टेम्परेचर। तो यहीं पर आप लोग बोलो कि जैसे कि अभी इस क्वेश्चन को हमने बताया था, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, और उसके बाद मान लेते हैं एस्टेटाइन है। तो ऊपर से नीचे
नीचे जाने पर चूंकि मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बढ़ते आता है तो एसिटाइन का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट और ज्यादा हो जाएगा। तो फ्लोरीन हम लोगों को पता है गैस रहता है, क्लोरीन भी क्या रहता है गैस, ब्रोमीन जो है वो क्या रहता है लिक्विड, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट बड़ा, आयोडीन जो है बच्चों ये किस रूप में रहता है सॉलिड। तो उस आधार पर बताओ तो एसिटाइन किस फॉर्म में रहेगा बच्चों, ये भी सॉलिड स्टेट में रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा है कि एसिटाइन जो है रूम टेम्परेचर पर किस रूप में रहेगा, तो जवाब हो जाएगा सॉलिड स्टेट में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि नेम द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमॉन्ग ऑल द एलिमेंट, कि जितना भी एलिमेंट है पूरे पीरियोडिक टेबल में तो कौन है सबसे तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, वो तो हम लोग जान ही रहे हैं फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन का जो डेल एच रिडक्शन है जो कि बराबर होता है किसके किसके, तो डेल एच डिसोसिएशन यानी कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी प्लस डेल एच इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और किस बात पर, तो डेल एच हाइड्रेशन एनर्जी। और इन तीनों एनर्जी का जो सम होता है ये मोस्ट निगेटिव होता है किसके लिए, फ्लोरीन के लिए। दैट्स व्हाई फ्लोरीन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नॉट अमॉन्ग हैलोजेंस बट आल्सो अमॉन्ग ऑल द एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है बच्चों, व्हेन NaBr इज हीटेड विद कॉन्क सल्फ्यूरिक एसिड ब्रोमीन इज प्रोड्यूस्ड, but when NaCl is heated with conc H2SO4 HCl is produced. Why? तो यहाँ पर जवाब क्या होगा कि अगर हम लोग ब्रोमीन को, सल्फ्यूरिक एसिड को, H2SO4 को और क्लोरीन को कंपेयर करें ऑक्सीडाइजिंग पावर के रिस्पेक्ट में, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है क्लोरीन का H2SO4 से ज्यादा होगा। क्लोरीन का ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो H2SO4 से ज्यादा, और ब्रोमीन का ऑक्सीडाइजिंग पावर H2SO4 से कम होगा। और यही वजह होता है कि जब हम लोग NaBr कहने का मतलब क्या हो गया बच्चों, Br माइनस को H2SO4 के साथ ट्रीट करोगे ना तो ये इसको ऑक्सीडाइज कर देता है Br2 में और खुद रिड्यूस हो जाता है क्या चीज में, SO2 में। लेकिन ये रिएक्शन हो सकता है, लेकिन अगर तुम इसी Cl माइनस को H2SO4 के साथ ट्रीट करोगे तो यहाँ रिडॉक्स रिएक्शन ही नहीं होता है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है और यहाँ HCl बन जाता है और HSO4 माइनस बन जाता है। बस इतना ही काम होता है, क्योंकि H2SO4 इज स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन HCl। यहाँ पर HCl रहता है तो HCl से कि तगड़ा ऑक्सीडाइज, HCl से ज्यादा तगड़ा एसिडिक स्ट्रेंथ, तो सॉरी यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं, HCl से ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है इसलिए ये अपना H+ लिबरेट कर देगा और इसको HCl दे देगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या था, NaCl था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम लोग बढ़े बच्चों, तो व्हिच हैलोजन एसिड इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, जो सिंपल जान रहे हैं कि HF, HCl, HBr और HI में आप लोग ऊपर से नीचे जाओगे तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है, तो उस आधार पर सबसे तगड़ा एसिडिक स्ट्रेंथ कौन होगा, HI सबसे तगड़ा एसिड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द मॉलिक्यूलर शेप ऑफ BrF3 ऑन द बेसिस ऑफ BSE-PR थ्योरी। सिंपल है, तो BrF3 जो है उसका हम लोग मॉलिक्यूलर बेसिस पर, कौन बेसिस, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के आधार पर स्ट्रक्चर देखना है। तो ब्रोमीन में बच्चों कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और बाकी 3 फ्लोरीन है, तो एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ, एक फ्लोरीन यहाँ। तो आप लोग गौर कर रहे होगे 3 फ्लोरीन से इस तरह से इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हुआ, तो इस तरह से शेयरिंग हुआ। तो बताओ तो सेंट्रल एटम जो यहाँ पर ब्रोमीन आप लोगों को नजर आ रहा है, इसमें बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 नजर आएंगे, और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच्चों कितने, 2, तो टोटल 5। तो 5 के अनुसार वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी ये बोलता है कि पांचों पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम दूरी पर होना चाहिए इस तरह से, यानी कि 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो इस तरह से ट्रायंगुलर प्लानर शेप में होना चाहिए, और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऊपर और एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नीचे होना चाहिए, है ना बच्चों। तो उस आधार पर अगर ध्यान से देखो तो ये है अपना ब्रोमीन और 3 फ्लोरीन है, अगर ध्यान से देखो तो होता क्या है ना कि 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक फ्लोरीन जो है वो आपको एक प्लेन में नजर आता है इस तरह से, और एक फ्लोरीन अब ऊपर ऐसे, और एक फ्लोरीन जो होता है इसी प्लेन के नीचे, और थोड़ा सा बैंड शेप होता है क्योंकि ये लोन पेयर जो है ना, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हल्का हल्का रिपेल कर रहा होता है, तो इसी रिपल्सन के वजह से ये दोनों बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थोड़ा थोड़ा इधर होगा। बावजूद इसके इस शेप को हम लोग क्या नाम दे देते हैं बच्चों, टी शेप्ड। इस शेप को हम लोग क्या नाम दे देंगे, टी शेप्ड। ओके, और हाइब्रिडाइजेशन की अगर बच्चों बात कर दी जाए यहाँ पर, तो यहाँ पर ब्रोमीन चूंकि 5 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो sp3d हाइब्रिडाइज्ड है, सही है ना। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है बच्चों, व्हेन HCl रिएक्ट विद फाइनली पाउडर्ड आयरन इट फॉर्म्स फेरस क्लोराइड एंड नॉट फेरिक क्लोराइड। व्हाई? तो यहाँ पर जवाब होता है कि जब आप लोग HCl को ट्रीट करोगे किसके साथ, तो आयरन के साथ, तो यहाँ पर FeCl2 बनता है, ये सही है।
FeCl3 नहीं बनता है। इसका वजह क्या होता है कि अगर FeCl3 बन भी जाए तो ये जो Fe3+ है ना, ये तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है किससे? क्लोरीन के रेस्पेक्ट में। तो क्लोरीन जो है इसको खुद रिड्यूस कर देगा क्या चीज में? Fe2+ में। तो इसी वजह से क्या होता है, HCl यहाँ पर तो Cl- है, यहाँ Cl2 तो नहीं है ना, इसलिए ये इसको मैक्सिमम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट तक पहुंचा पाता है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट तक पहुंचा पाता है कि नहीं पहुंचा पाता है? नहीं। इसीलिए HCl को जब तुम क्लोरीन के साथ आयरन सरफेस के साथ ट्रीट करोगे तो आयरन जो होता है HCl के साथ बनाएगा FeCl2 और प्लस हाइड्रोजन गैस, FeCl3 नहीं बनता है। ठीक है ना बच्चों? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाई ICl इज मोर रिएक्टिव देन I2। तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होता है। देखो ICl और I2 आप लोगों से पूछा जाएगा कि ये तो इंटर हैलोजन कंपाउंड है पहला वाला, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी ज्यादा है? तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो है I2 का ज्यादा होता है। तो वाजिब है ये बॉन्ड जल्दी टूटेगा। तो बताओ, तो ICl का बॉन्ड जल्दी टूटेगा तो रिएक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी बच्चों? तो ICl की। इस वजह से ICl जो है मोर रिएक्टिव होता है किससे? I2 के रेस्पेक्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर इंटर हैलोजन कंपाउंड। सिंपल सा बात है कि बाइनरी कंपाउंड, सबसे पहले बाइनरी कंपाउंड क्या चीज का? तो दो या दो से अधिक हैलोजन का, जो कि हम लोग चार कैटेगरी में बांटते हैं, AX, AX3, AX5 और AX7। इसे ही हम लोग क्या नाम देते हैं बच्चों? इंटर हैलोजन कंपाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर फ्रेऑन। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन को सिंपली हम लोग फ्रेऑन बोलते हैं, जो कि कई तरह से हो सकता है, जैसे कि हम लोग नाम दे दें फ्रेऑन 1,1, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? CCl3F। और अगर हम लोग बात करें फ्रेऑन 1,2 की, तो ये हो जाता है CCl2F2, जो कि ज्यादातर इस्तेमाल में होता है। और एक और भी तरह का फ्रेऑन हम लोग इस्तेमाल करते हैं, फ्रेऑन 1,3, ये कॉमन नहीं भी लिखा हुआ मिल सकता है तुम लोगों को, तो उसका होता है CClF3। लेकिन सबसे ज्यादा इस्तेमाल में कौन होता है? CCl2F2। और इसे ही हम लोग फ्रेऑन बोलते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं? क्लोरोफ्लोरो हाइड्रोकार्बन, जो कि डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है ना बच्चों? यहाँ पर पूछा जा रहा है गिव मॉलिक्यूलर शेप ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स, की इन सारे मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर शेप आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं ClF3 का। तो ClF3 में क्या होता है बच्चों? एक लोन पेयर, दो लोन पेयर, यहाँ सेंट्रल एटम क्लोरीन पर रहता है और बाकी दो फ्लोरीन ऊपर नीचे और एक फ्लोरीन तो इसी प्लेन में ऐसे ही रहता है। इस ClF3 का शेप का अगर हम लोग बात करें तो इस शेप को हम लोग क्या नाम दे देते हैं बच्चों? टी शेप। याद रहेगा ना? नेक्स्ट क्वेश्चन है IF5, जो कि नीचे दिख भी रहा होगा आप लोगों को, IF5। तो IF5 की अगर तरफ हम लोग बढ़े तो IF5 में क्या होता है? एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है ना? तो वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मान लो हम नीचे दिखा देते हैं, तो 1 2 3 4, 4 फ्लोरीन एक प्लेन में। ठीक है? इस तरह से एक फ्लोरीन ऊपर रहता है और एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नीचे। तो आप लोग गौर करो, इस शेप को नाम क्या दे दोगे बच्चों? इस शेप का नाम हो जाएगा स्क्वायर पिरामिडल। ठीक है ना? इस शेप का नाम क्या हो जाएगा बच्चों? स्क्वायर पिरामिडल। और सबसे लास्ट जो था अपना वो क्या था? I3-। तो I3- के शेप की अगर हम लोग बात करें तो I3- में एक आयोडीन सेंट्रल एटम और इसके पर 3 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है और एक आयोडीन ऊपर और एक आयोडीन बच्चों नीचे। तो इसमें एक माइनस चार्ज दर्शाना पड़ेगा। और ये जो तीनों लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये तीनों एक ही प्लेन में है और इसका शेप जो होगा उसको हम लोग क्या नाम दे देंगे? लीनियर बॉन्ड एंगल जो होता है बच्चों 180 डिग्री के बराबर होता है ना? अगर बच्चों यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो यहाँ पर भी हाइब्रिडाइजेशन sp3d होगा, यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा और यहाँ पर लास्ट वाले में बच्चों हाइब्रिडाइजेशन जो है वो होगा sp3d। ठीक है ना? अब बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर जाते हैं। ठीक है बच्चों? इस वाले क्वेश्चन को देखो आप लोग, इसमें बोला जा रहा है हाउ विल यू प्रिपेयर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, के आयोडीन का एक्वस सॉल्यूशन जो है वो हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो आप लोग जानो बच्चों कि आयोडीन को सीधे अगर आप लोग पानी में मिलाओगे ना तो नो डिसोल्यूशन, यहाँ पर घुलेगा कि नहीं घुलेगा? नहीं, क्योंकि आयोडीन नॉन पोलर होता है और वाटर जो है ये पोलर होता है। लेकिन आयोडीन को जैसे KI के साथ ट्रीट करके पानी में डालो, यानी कि वैसा सॉल्यूशन जिसमें ऑलरेडी KI है, तो इसके साथ ये बना लेता है बच्चों KI3। KI3 एक्चुअली है क्या? K++ I3-। अब ये आयनिक कंपाउंड हो गया, अब ये आराम से पानी में घुलेगा। तो बच्चों कैसे सीखा हम लोगों ने कि कैसे आयोडीन को पानी में घुलाते हैं। आयोडीन को डायरेक्ट पानी में घुलाओगे तो नहीं घुलेगा, आयोडीन को पहले
KI के साथ ट्रीट करके, या वैसा पानी जिसमें ऑलरेडी KI है उसके साथ ट्रीट करोगे तो उसके साथ वो रिएक्ट करके KI3 माइनस बना लेगा। जो KI3 होता क्या है, K प्लस प्लस I3 माइनस में टूटेगा और ये आयनिक कंपाउंड है तो ऑब्वियस सी बात है ये पानी में आराम से घुलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक्सप्लेन व्हाई फ्लोरीन फॉर्म्स ओनली वन ऑक्सो एसिड, क्योंकि बाकी ऑक्सो एसिड 4 क्लास का होता था, वो क्या, HXO, HXO2, HXO3 और HXO4। और अगर आप लोगों को ध्यान हो तो सबसे पहला वाला जो ऑक्सो एसिड है यहाँ पर हेलोजन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, दूसरे वाले में +3, तीसरे वाले में ये हेलोजन जो है +5 में, और चौथे वाले में हेलोजन जो है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है। लेकिन फ्लोरीन तो सिर्फ एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट में रह सकता है +-1, चूंकि इसमें वैकेंट डी ऑर्बिटल होता ही नहीं है तो ये +3 +5 +7 जैसा कंपाउंड बना ही नहीं सकता है। इस वजह से ये सिर्फ एक ही ऑक्सो एसिड बनाता है, कौन सा, HOX, जहां पर कि हेलोजन जो है -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है ना। और इसका स्ट्रक्चर अगर आप लोग देखो तो वो होता है HO और ये फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक्सप्लेन व्हाई इन स्पाइट ऑफ नियरली द सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग व्हाइल क्लोरीन डज नॉट। तो क्लोरीन का साइज बहुत बड़ा होता है, क्लोरीन का साइज बहुत बड़ा होने के वजह से क्लोरीन इज अनेबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड, हाउएवर ऑक्सीजन इज एबल टू फॉर्म H बॉन्ड, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट 2 यूजेस ऑफ ClO2। तो वहां पर भी हम लोगों ने देखा था कि टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में ClO2 का यूज अगर पूछा जाए तो एक तो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में ब्लीचर के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और पेपर इंडस्ट्रीज में भी पल्प वगैरह को डिकलराइज करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। पेपर इंडस्ट्रीज में डिकलराइज करने के लिए पेपर पल्प को, और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में कपड़ों का कलर डिकलराइज करने के लिए, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह तो हम लोग ClO2 का इस्तेमाल करते ही हैं, ठीक है ना। अब क्वेश्चन पूछ रहा है राइट द रिएक्शंस ऑफ फ्लोरीन एंड क्लोरीन विथ वाटर। सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको तो याद करके हम लोग बना सकते हैं कि फ्लोरीन को जब आप लोग पानी के साथ ट्रीट करोगे तो फ्लोरीन इतना तगड़ा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है कि ये बना लेता है ट्वाइस ऑफ HF प्लस हाफ O2, ठीक है ना। ये वाटर को ऑक्सीडाइज कर देता है क्या चीज में, ऑक्सीजन में। लेकिन अगर हम लोग क्लोरीन की बच्चों बात करें तो ये वाटर में डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाता है और बना लेता है HCl और साथ में HClO, ठीक है। लेकिन बाद में ये भी डिकम्पोज हो जाता है और क्या बना लेता है, HCl 2HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। और अगर ये भी बाद में देखोगे तो 2 नेसेंट ऑक्सीजन बाद में O2 में कन्वर्ट हो जाता है। तो बताओ, तो क्लोरीन का वाटर के साथ रिएक्शन हम लोग कई तरह से लिख सकते हैं। आप लोगों को इतना नहीं लिखना, आप लोगों को एग्जाम में आए तो सिंपली आप लोग लिख देना ये HCl प्लस HClO, ठीक है ना। लेकिन रिएक्शन को ऐसे भी लिखा जा सकता है, Cl2 को वाटर के साथ ट्रीट करोगे तो HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन, या फिर गर्म कर दोगे या फिर थोड़ा देर छोड़ दोगे तो ये दोनों ऑक्सीजन इस तरह से रिएक्ट करके HCl प्लस O2 भी बना देता है, ओके। तो मेन रिएक्शन आप लोगों के एग्जाम में आए तो सिंपली आप लोग ये वाला यूज करोगे, ठीक है ना। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि हाउ कैन यू प्रिपेयर Cl2 फ्रॉम HCl एंड HCl फ्रॉम Cl2, राइट रिएक्शंस ओनली। यहाँ पर बोल रहा है कि Cl2 बनाना है HCl से, तो ऑब्वियस सी बात है HCl को किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, बहुत सारा रिएक्शन वहां पर हम लोगों ने लिखा था, MnO2, KMnO4, K2Cr2O7, ओजोन लिख ही देते हैं, KMnO4, K2Cr2O7, ओजोन, NaClO, बहुत सारा ऐसा रिएक्शन था जिसके साथ ट्रीट करोगे तो HCl जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है बच्चों क्या चीज में, Cl2 में। तो HCl से Cl2 कैसे बनाते हैं ये एकदम आराम से हम लोगों ने सीख लिया। अब पूछा जा रहा है दूसरा रिएक्शन कि Cl2 से HCl हम लोग कैसे कैसे बनाएंगे। तो Cl2 से HCl बनाने का डायरेक्ट तरीका तो होता नहीं है, तो ये बात अगर आप लोग सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत है। क्लोरीन जो है इसका एफिनिटी जो होता है ना किसके साथ, तो क्लोरीन का एफिनिटी हाइड्रोजन के साथ बहुत ज्यादा होता है। तो क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ विगरस मैनर में रिएक्ट करके सिंपली क्या बना लेता है, HCl, और इस तरह का रिएक्शन फोटोसिंथेटिक रिएक्शन होता है तो बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव मैनर में काम करता है। लेकिन अगर इस रिएक्शन को चारकोल के मौजूदगी में, ये चारकोल लिखा है मैंने, चारकोल के मौजूदगी में करोगे तो ये कंट्रोल मैनर में ये रिएक्शन होता है। तो यहाँ पर याद भी करते चले जाओ कि HCl को क्लोरीन में कैसे तब्दील करते हैं बच्चों। HCl को कोई एक रिएक्शन लिख देते हैं, MnO2 के साथ ट्रीट करोगे तो ये Cl2 प्लस MnCl2 में तब्दील हो जाता है, साथ में वाटर वगैरह है। और अगर क्लोरीन को हाइड्रोजन के साथ सिंपली सनलाइट में ट्रीट करोगे तो ये क्या चीज में कन्वर्ट हो जाएगा, HCl में। तो HCl से हम लोगों ने क्लोरीन बनाना भी सीख लिया और क्लोरीन से HCl हम लोग कैसे बनाते हैं उसको भी देख लिया, ठीक है ना। जो अंतिम क्वेश्चन है इस लेक्चर का वो ये है कि द करेक्ट ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग
इंक्रीजिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ हेलोजन। तो ये तो याद है, दुनिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होता है बच्चों? क्लोरीन का। तो देखो तो कहां पर मैच कर रहा है, तो मेरे ख्याल से ए ऑप्शन है, क्योंकि क्लोरीन के बाद ब्रोमीन है, ब्रोमीन के बाद आयोडीन, और टोटल में अगर पूछा जाता तो सबसे ज्यादा क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का, तब ब्रोमीन का और तब आयोडीन का इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है। वैसे यहाँ पर फ्लोरीन था नहीं, इस वजह से कौन सा आंसर हो जाएगा? ए, जिसमें पहले क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन है। ठीक है ना? तो रहने देते हैं बच्चों, आज के लेक्चर में इतना ही। आप लोगों को भी क्या करना है, स्टिकर आप लोगों को पीडीएफ फॉर्म में ऑलरेडी मिल गया है, और उस स्टिकर को सॉल्यूशन तो आप लोगों ने देख लिया, थोड़ा थोड़ा दिमाग में होगा, बिना ये सॉल्यूशन दोबारा देखे आप लोग खुद से स्टिकर बनाना, और अच्छे मैनर में, क्योंकि मैंने तो यहाँ पर सिर्फ ऐसे ही बोल दिया ना। यहाँ पर जैसे क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन था कि हाउ विल यू प्रिपेयर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, तो इसको अपने भाषा में कैसे आप लोग लिखोगे? लिखोगे आयोडीन इज नॉन पोलर सब्सटेंस सो दैट it cannot directly dissolve in water, that's why first iodine is treated with Ki so that it will form ionic compound Ki3 that will easily dissolve in water। और यहाँ पर रिएक्शन लिखोगे। तो इस तरह से राइटिंग एबिलिटी भी आप लोगों को बढ़ाना है, क्योंकि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम भी देना है बच्चों, बिना बोर्ड के आप लोग पास थोड़े ना हो जाओगे, तो बोर्ड एग्जाम देना है, इस वजह से राइटिंग एबिलिटी भी बनाना है। उसके लिए स्टिकर सबसे बेहतर तरीका होता है। ठीक है, रहने देते हैं आज, बाय बाय।